हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। सो गाइस, आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यार आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लीक करने वाला हूँ जिन टॉपिक के थ्रू तुम क्या है अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यार बिल्कुल तुम्हारा क्या है केमिस्ट्री का जो पेपर है ICSE बोर्ड के बिल्कुल लीक है। मैं तुमको जो टॉपिक बताऊंगा फ्रॉम योर बुक सलीना वो टॉपिक्स बताऊंगा जो तुम अगर तैयार करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा तुम क्या स्कोर करोगे। तो यार मैंने तुमको क्या फिजिक्स के टॉपिक ऑलरेडी बताए थे और यार उस बेसिस पर तुम्हारे काफ़ी क्वेश्चन क्या एग्जाम में फंसे हुए थे। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में बताया भी था कि सर बहुत टॉपिक क्या है फिजिक्स में फंसे हुए हैं। तो यार उसी बेसिस पर मैं तुमको आज केमिस्ट्री में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और पूरी बुक से बताऊंगा चैप्टर वाइज। तो यार चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं और सारे टॉपिक्स कवर करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 1 उस पर हम लोग आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। तो यार तुम यहाँ अपना कंटेंट देख सकते हो। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चैप्टर नंबर 1 से पीरियोडिक टेबल से। तो देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले काफ़ी बच्चे क्या है पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। तो यार पीरियोडिक टेबल में जो तुम्हारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो तुमको तैयार करने हैं। एटलीस्ट यार तुम क्या करो एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली याद करो और उनमें से कौन से एलिमेंट्स तुम्हारे S ब्लॉक के हैं, कौन से P ब्लॉक के हैं और कौन से D ब्लॉक के हैं, ये एटलीस्ट तुमको पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम इस टेबल को देखोगे ध्यान से तो तुमको टेबल में यार मेंशन होता है इधर तुम्हारा क्या है S ब्लॉक है, इधर तुम्हारा क्या है P ब्लॉक है और नीचे तुम्हारा क्या है ये जो है D ब्लॉक है। तो तुमको ध्यान रखना है S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक ये एलिमेंट तुमको क्या है पता होना चाहिए। तो तुमको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक जो सारे एलिमेंट है वो तुमको बिल्कुल अच्छे से याद हो। अब इसके बाद देखो तुमको क्या करना होता है। इसके बाद तुमको जो बेसिक चीज़ है वो पता होना चाहिए कि पीरियड किसको कहते हैं और ग्रुप किसको कहते हैं। पीरियड में कौन सी लाइन्स होती हैं और ग्रुप में तुम्हारी कौन सी लाइन होती हैं। तो यार तुमको मालूम होना चाहिए कि जो वर्टिकल लाइन ये होती है तुम्हारी, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको तुम क्या है ग्रुप कहते हो और जो ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे करके तो इसको तुम कहते हो पीरियड। तो जब तुम टॉप से बॉटम जाते हो और जब तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो उसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये जो टर्म्स तुम्हारे दिए गए हैं इनमें क्या वेरिएशन आता है, क्या चेंजेस होते हैं वो तुमको ज़रूर और ज़रूर करने हैं। तो तुमको ग्रुप पता होना चाहिए, तुमको पीरियड पता होना चाहिए, इसका तुमको पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं ये भी तुमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा सेल क्या है, सब सेल क्या है ये तुमको पता ज़रूर और ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम है तुम्हारा बैलेंसी। तो तुमको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करना आना चाहिए। तो यह जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तुम्हारी वैलेंसी को इंडिकेट करते हैं। तो ये एटलीस्ट तुमको उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर इसके बाद तुम्हारा दिया गया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में तुम्हारी जैसे दी गई हैं एटॉमिक साइज, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यार जो तुम्हारे ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में तुमको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब तुम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं और जब तुम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। ये एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में क्या है डेफिनेटली जरूर और ज़रूर आते हैं। अब यार इसके बाद तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तुमको बताता हूँ। तो यार इसमें जब तुम ये कर लेते हो तो यार इसके बाद तुम्हारा जो टॉपिक है ये तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें इतना ही है और इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर तुमने इतना कर लिया है तो डेफिनेटली तुम पीरियोडिक टेबल में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 2। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग में देखो तुमको क्या करना है। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग में तुमको पहले तो 3 बॉन्ड करने हैं। एक तुमको करना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या करना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका तुमको एग्जाम्पल आना चाहिए।
तो ध्यान रखना बॉन्ड के साथ में तुमको इसका एग्जाम्पल जरूर और जरूर पता होना चाहिए। और इसके अलावा तुम्हारा जो डॉट स्ट्रक्चर होता है, जो तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर होता है वो तुमको बनाना जरूर आना चाहिए। देखो मोस्टली बच्चे क्या है डॉट स्ट्रक्चर बनाना क्या है नहीं जानते हैं। जो बच्चे डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते हैं उनको फिर मार्क्स क्या है उनके कम हो जाएंगे। तो तुम ध्यान रखना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड, तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तुमको बॉन्ड पता हो और ये कैसे बनते हैं ये तुमको पता हो। और तुमको इसके साथ में वो जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो तुमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये बहुत तुम्हारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आता है, वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल। वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स है वो स्टेबल क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत बार पूछा गया है। तो ये तुमको क्या है पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। और यार मैं तुमको एक स्ट्रक्चर भी बताना चाहूँगा CaO का। तो जो CaO का डॉट स्ट्रक्चर है वो भी तुमको डेफिनेटली ज़रूर और ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर और ज़रूर आना चाहिए। कुछ मैं तुमको स्ट्रक्चर भी बताता जाऊँगा जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के तुम्हारे जो चांसेस हो सकते हैं। अब देखो इसके बाद तुम्हारा एक और आता है पोलर एंड नॉन पोलर। तो जो तुम्हारे पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये भी तुमको क्या है अच्छे से पता होना चाहिए, डेफिनेटली तुमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट आने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उसकी बात करता हूँ। तो देखो जो डिफरेंस होता है, जो तुम्हारा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोवैलेंट में और कोवैलेंट में, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में जो डिफरेंस होता है वो तुमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तुम्हारा डिफरेंस तुम्हारी बुक में यहाँ पे क्या है मेंशन भी किया हुआ है। तो ये डिफरेंस तुमको क्या है पता जरूर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो तुमको इसमें चेक करना है वो करना है तुमको H3O+ का बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा H3O+ का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो तुमको क्या है जरूर और ज़रूर करना है। और जो तुम्हारा अमोनियम आयन है NH4+, इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो भी तुमको कर लेना है। बस इसमें तुम्हारा इतना ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा जो केमिकल बॉन्डिंग है वो कंप्लीट तुम्हारा क्या है हो जाता है। अब यार इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में देखो क्या है, क्या क्या तुमको पढ़ना है। तो देखो पहली चीज़ तो तुम्हारा यही है कि इसका तुमको सबसे पहले क्या करना है डेफिनेशन करना और एग्जाम्पल करना है। एसिड का डेफिनेशन, एसिड का एग्जाम्पल, बेस का डेफिनेशन, बेस का एग्जाम्पल, तुम्हारा सॉल्ट का डेफिनेशन, सॉल्ट का एग्जाम्पल, ये तुमको करने हैं। अब इतना करने के बाद तुमको एसिड्स का क्लासिफिकेशन करना है। अब देखो तुम्हारे जितने भी सोर्सेज दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के वो तुमको सारे सोर्सेज के बेसिस पर क्या है ये जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या है जरूर कर लेना है। अब इसके आगे जब तुम आओगे आफ्टर क्लासिफिकेशन तो देखो तुमको क्या है एसिड्स की रिएक्शन दी गई है बहुत सारी। प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स में तुम्हारी जो रिएक्शन क्या है बहुत सारी तुमको दी गई हैं। अब जो तुमको करना कैसे तैयार है वो देखो समझो। तो देखो तुमको करना क्या है, जैसे तुम्हारी अगर मैं बात करूँ जैसे तुमको सबसे पहला दिया गया है बायोसिंथेसिस। तो देखो तुम अगर यहाँ देखोगे बुक में तो देखो तुमको इस टाइप की जो ग्रीन ग्रीन लाइन होती है वो तुम्हारी बुक में बनी हुई है। तुमको क्या करना होता है ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब जैसे तुम्हारा दिया गया एसिड ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स एसिड, तो इसमें तुमको क्या करना है सिर्फ एक एग्जांपल याद कर लो, जैसे SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। अब इसके अलावा तुम क्या है जो अदर एग्जांपल हैं उनमें तुम क्या एक बार नज़र मार लो कि भाई किस किस तरीके से बनाया गया है और यार उसी तरीके से तुम उन कंपाउंड्स को क्या बना सकते हो। बस तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जैसे H2SO4 बनाना है तो तुम H2O ले लो, उसके साथ में बचा हुआ ले लो। बचा हुआ क्या है तुम्हारा SO3। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा H2SO3। अगर तुमको H2SO3 बनाना है तो तुम H2O ले लो, बचा हुआ क्या है SO2 तो तुम वो ले लो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा H2CO3 तो तुम क्या कर लो H2O ले लो, बचा हुआ क्या तुम्हारा CO2 तो तुम वो ले लो। मतलब अगर इसको तुम उल्टा याद करोगे, अगर तुम इसको उल्टा याद करोगे तो तुम इसको आसानी से क्या याद कर पाओगे। तो देखो इसको अच्छे से तुम देख लो, तुमको मैं दिखा देता हूँ। अगर तुमको H2SO4 बनाना है तो तुम H2O लिख लो और बचा हुआ क्या है SO3। इसी तरीके से तुम बचे हुए के फॉर्म में क्या है सारी रिएक्शन को क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। तो रिएक्शन करते समय तुमको अपनी इस बुक में क्या ध्यान रखना है, जो तुम्हारी ग्रीन वाली लाइन है उसमें क्या प्रोडक्ट बना है, किन के कॉम्बिनेशन से बना है वो तुमको ध्यान रखना है।
तो जैसे इसमें दिया था एसिड ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स एसिड, तो तुमको पता है एसिड बनने ही वाला है। किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? हमेशा वाटर के कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब वाटर हमेशा रिएक्शन में प्रेजेंट रहेगा। जिसके कॉम्बिनेशन से बनेगा उसका मतलब क्या? वाटर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो तुम एसिड का नाम लिख लो, तुम वाटर का नाम लिख लो। एसिड जैसे H2SO4 बना तो H2SO4 लिख लिया, वाटर जैसे H2 बना था तो तुमने H2O लिख लिया। तो H2SO4 तुमने राइट साइड में लिख लिया, लेफ्ट साइड में तुमने H2O लिख लिया, बचा हुआ क्या तुम्हारा SO3, तो तुमने वो लिख लिया और उससे तुम्हारा क्या आंसर हो गया। अब इस रिएक्शन के बाद तुमको देखो आगे आना है। आगे तुम्हारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज तुमको करनी है। और देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो देखो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल जो तुम्हारा ये दिया गया है, अब इसमें तुमको सब कुछ नहीं करना है। इसमें तुमको जो ग्रीन वाली लाइन है वो करनी है और जो रिएक्शन है बस ये करनी है। बाकी जो तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन ये लिखा रहता है ना इधर, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको तुम क्या है अपने वर्ड्स में लिख दो, तुमको नंबर मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि अगर तुम अपने वर्ड्स में लिख दे तो तुमको नंबर मिल जाएंगे। बस तुमको जो लैंग्वेज है तो वो थोड़ा क्या अच्छे बेटर वे में लिखो, तो मार्क्स तुमको क्या डेफिनेटली जरूर मिल जाएंगे। तो मेन तुम्हारा क्या है ग्रीन वाली लाइन और उसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, और यार एटलीस्ट तुमको एक रिएक्शन ग्रीन वाली लाइन के साथ में क्या याद कर लेना है। एक रिएक्शन जरूर तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि उस रिएक्शन के बेसिस पर तुम क्या अदर रिएक्शन को भी क्या लिख सकते हो। तो तुम्हारी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तुमको कर लेना है। सेम तरीके से बेसिस का तुमको कर लेना है, बेसिस के लिए भी केमिकल प्रॉपर्टीज करना है और जो मैन्युफैक्चर मेथड होते हैं वो करना है। सेम काम तुमको क्या सॉल्ट के लिए भी कर लेना है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुमको करना है, अच्छे से ध्यान से सुन लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है तुमको और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एसिड बेस साल्ट के लिए करना है और इनका तुमको क्लासिफिकेशन करना है। अगर मैं तुमसे कम शब्दों में इस चैप्टर को पूरा एक बार फिर से बताऊं तो तुमको क्या करना है, पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है इनके तुमको तीनों के एग्जाम्पल करने हैं। इसके बाद तुमको क्या करना है, इन तीनों का तुमको क्या क्लासिफिकेशन करना है, एसिड का क्लासिफिकेशन, बेस का क्लासिफिकेशन एंड सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद तुमको क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करना है। इतना करते ही तुम्हारा चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। और कैसे करना था वो तुमको मैंने अभी बताया था कि कैसे तुमको एसिड में करना है। जिस तरीके से एसिड में करना है सेम पैटर्न पे बेस पे करना है और सेम पैटर्न पर तुमको क्या है सॉल्ट में करना है। तो इसी के साथ ये तुम्हारा जो चैप्टर है ये क्या है कंप्लीट तुम्हारा हो जाता है। और इसमें देखो कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया है वो मैं तुमको बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिए गए हैं उनको तुम जरूर करना। जैसे तुम्हारा दिया गया है फेरिक क्लोराइड, इसको जरूर करना। तुम्हारा दिया गया है जिंक सल्फेट, इसको भी जरूर करना। तुम्हारा दिया गया लेड क्लोराइड, इसको भी जरूर करना। तुम्हारा दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जरूर करना। तुम्हारा दिया गया है और तुम्हारा दिया गया है CaCO3, इसको भी तुम क्या है जरूर करना। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक जरूर आएगा, या तो CaCO3 आएगा या NaCO3 आएगा। जो CaCO3 है और NaHCO3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसके आने के चांसेस क्या बहुत ज़्यादा तुम्हारे होते हैं। अब चैप्टर 3 जब तुम कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद तुम्हारा मैं बात करता हूँ कुछ और टॉपिक्स की। अब वो तुमको करना है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री में तुमको क्या करना है, तो हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री में। तो देखो बॉयल्स लॉ तुमको करना है, उसके बाद तुमको चार्ल्स लॉ करना है, इसके बाद तुमको गैस इक्वेशन करनी है। तो 3 लॉ ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैस इक्वेशन। ये तुमको क्या डेफिनेटली जरूर और जरूर करनी है। अब इतना करने के बाद तुम्हारा दिया गया गैलुसेक लॉ। जो गैलुसेक लॉ है इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा तुम्हारे आते हैं, तो गैलुसेक लॉ के तुमको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर और जरूर कर लेने हैं। आफ्टर गैलुसेक लॉ तुमको एवोगाड्रो लॉ करना है, तो ध्यान रखना एवोगाड्रो लॉ तुमको करना है। इसी के साथ तुम्हारा जो ये पार्ट ए है चैप्टर 5 का वो क्या कंप्लीट हो जाएगा। देन तुम आओगे पार्ट बी में। तो पार्ट बी में यार तुमको दिया गया है एटॉमिक वेट का डेफिनेशन वगैरह, यार कुछ मत करो,
छोड़ दो। डेफिनेशन नहीं करना है, एटॉमिक वेट निकालते कैसे हैं ये करना है। डेफिनेशन नहीं करना है, एटॉमिक वेट निकालते कैसे हैं ये करना है, क्योंकि एटॉमिक वेट तुमसे निकालने के लिए आएगा, तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट, तो तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखना है, डेफिनेशन यार नहीं करना है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है ये तुमको सीखना है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आता है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे मोल्स दिया गया, तुमको मोल्स फाइंड करना सीखना है कि भाई मोल्स तुम कैसे निकालोगे क्वेश्चन में। इतना करने के बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारे मॉलिक्यूलर वेट पर, तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट पर, तुम्हारा मोल्स पर, तो जितने ये न्यूमेरिकल्स हैं यार न्यूमेरिकल जरूर कर लेना है। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको करोगे न्यूमेरिकल के पार्ट को, तो ये चैप्टर तुम्हारा क्या बहुत अच्छे से तुमको स्कोर क्या प्रोवाइड करवाएगा। और यार इसमें मैं तुमको एक चीज़ और बताऊँगा जो इस चैप्टर की जान है बिल्कुल। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम समझो यार ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से तुमको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। वो है तुम्हारा यार एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बता रहा हूँ? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यार एम्पिरिकल फॉर्मूला जरूर और जरूर करना। और इसका एक भाई और है, इसका एक भाई कौन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तुम्हारे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये तुम्हारा चैप्टर 5 का सी पार्ट है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो क्वेश्चन है वो तुम्हारी बुक में तुमको दिया गया है। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन भी दिया गया कैसे तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर और जरूर कर लेना इसको। तुम मान के चलो डेफिनेटली इसका क्या है क्वेश्चन क्या है आएगा। इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अगर तुम इस बुक में देखोगे यार तुमको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, इधर दिया है, उसका तुमको नेक्स्ट पेज पे भी तुमको इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यार ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जरूर कर लेना, जरूर न्यूमेरिकल तुम्हारा इससे जरूर आएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर कर लेना। और यार इसके बाद एक टॉपिक और है जो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा जान डाल देता, वो होता है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। तुम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे उसको भी जरूर करना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार इसी के साथ तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। और इतना अगर तुम कर लेते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला और तुम्हारा इक्वेशन की बैलेंसिंग, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इस चैप्टर में डेफिनेटली आ जाएंगे। फिर यार नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोलिसिस। अब यार बात आती है कि यार इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है। तो यार सबसे पहले तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की तुम क्या डेफिनेशन कर लो कि इलेक्ट्रोलिसिस की तुम्हारी डेफिनेशन क्या है। जब तुम्हारा डेफिनेशन हो जाए तो डेफिनेशन के बाद तुमको मैं बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद तुमको इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारा वोल्ट मीटर के बारे में तुमको पता होना चाहिए। तुमको इलेक्ट्रोड्स के बारे में पता हो, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कैटायंस और एनायंस में क्या डिफरेंस है। मतलब जो ये बेसिक टर्म्स हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे बेसिक टर्म तुमको क्या है डेफिनेटली आने चाहिए। और इसके बाद तुमको जो आगे करना है वो करना है आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, इनके क्या डेफिनेशंस हैं। तो आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में जो डिफरेंसेस हैं और जिसकी जो डेफिनेशंस है वो तुमको करना है। और यार ये चैप्टर बस मैं तुमसे यही कहूँगा, बस तुम इसमें इतना ही कर लो, ज़्यादा तुमको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तुम एक चीज़ और कर लेना, वो है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ये डेफिनेटली जरूर करना। ये तुम्हारा मेटलर्जी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता भी है। तो ये तुम क्या जरूर कर लेना। और यार बस तुम इतना ही कर लेना और इसी तरह तुम अपना चैप्टर को क्या एंड कर देना, बाय बाय कर देना बस। अब यार जो तुम्हारा आता है नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी, चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी। तो यार मेटलर्जी में मैं तुमको कुछ मेटलर्जी बता रहा हूँ, उन मेटलर्जी को कर लो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो पेपर है उन मेटलर्जी में से क्या है किसी ना किसी की जो मेटलर्जी है वो क्या फंस जाएगी। तो देखो दिया तो तुमको इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं तुमको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि वो सब कुछ फालतू का दिया है। जैसे यार तुमने छोटे में पढ़ा होगा यार 6th 7th 8th में मेटल्स क्या नॉन मेटल्स क्या, तो यार जो तुमने पढ़ा था वही डेफिनेशन तुमको क्या है यहाँ पे लिख देना है मेटल्स नॉन मेटल्स में। तो ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक है। अब यार
तुमको क्या करना है, तुमको मेटलर्जी का पहले प्रोसेस पढ़ना है। तुमको मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ना है कि यार मेटलर्जी में कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यार मैं तुमको अगर बात करूँ तुम्हारे चैप्टर नंबर 7 के पार्ट वी की, तो चैप्टर 7 के पार्ट में तुमको यहाँ मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं वो तुमको यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे स्टेप में सबसे पहले तुमको दिया गया है, पहले तुमको ओर लेना होता है। ओर को लेने के बाद उसका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करोगे। ये करने के बाद उसका तुम कंसंट्रेशन चेक करोगे। उसके बाद उसका तुम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करोगे। देन तुम उसका रिडक्शन करोगे। पॉइंट नंबर 6 तुम उसका रिफाइन कर दोगे। एंड लास्ट में तुम उसको क्या है, प्योर मेटल क्या ऑब्टेन हो जाएगा। तो यार ये जो स्टेप हैं ये लगभग सारे मेटल के लिए क्या सेम रहते हैं। तो इन स्टेप पर तुमको क्या चलना है। अब बात करते हैं कि यार इससे कौन कौन से तुम्हारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तुमको दिया गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर दिया गया तुमको मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर नेक्स्ट तुमको दिया गया फ्रोथ फ्लोटेशन। तो यार ये 3 मेथड हैं, तो इन तीनों मेथड को तुम कर लेना, जरूर कर लेना। फिर यार तुम्हारा दिया गया है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो यार तुम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन डिफरेंस कर लेना। अगर तुम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस कर लेते हो तो यार इसके तुमको डेफिनेशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन भी हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा। इतना तुम कर लेना। और उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद देखो तुम क्या करना, एक्सट्रैक्शन मेथड को पढ़ना। किस किस का पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम जरूर करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम इसको तुमको क्या जरूर करना। फिर यार उसके बाद तुमको दिया गया है अलॉय। तो यार अलॉय क्या होता है, इसका क्या एग्जाम्पल है, क्या इसका पर्पज है। तो अलॉय का एग्जाम्पल, पर्पज एंड डेफिनेशन ये तुमको डेफिनेटली जरूर कर लेनी है। एंड यार इतना करने के बाद, एंड यार जब तुम्हारा इतना हो जाता है, इतना करने के बाद तुम अपने चैप्टर को कह देना बाय बाय। क्या कह देना अपने चैप्टर को, बाय बाय। बस इतना ही करना और कुछ भी मत करना मेटलर्जी में। इतना तुम्हारे लिए क्या सफिशिएंट है, बहुत तुमने कर लिया। अब यार तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यार हम बात करेंगे जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, किस किस को तुमको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले देखो तुमको एक चीज़ ये समझना है, इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जो तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होता है, ये 2 चीज़ें जरूर करनी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन, ये दोनों चीज़ें क्या है तुमको डेफिनेटली जरूर करनी है। जब ये तुम्हारा हो जाता है, फिर आगे तुमको मैं बताता हूँ और क्या तुम इसमें कर सकते हो। तुम्हारे लिए यही मेन इंपॉर्टेंट है। और यार इसमें तुमको कुछ ऐसा स्पेशल दिया नहीं है, तुमको एक चीज़ और दी गई है, वो तुम कर सकते हो। वो दिया गया टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो इसके टेस्ट होते हैं, कैसे तुम पता लगाओगे कि यार HCl प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो इसके टेस्ट और तुम कर सकते हो। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट तुम्हारे क्या इन्वॉल्व हैं। तो यार तुम अगर लास्ट पेज पे देखोगे तो तुमको लास्ट पेज पर हाइड्रोजन क्लोराइड के जो टेस्ट हैं वो तुमको दिए गए हैं। इधर टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी तुम क्या कर सकते हो। जब यार ये तुम कर लेते हो तो तुम आते हो अपने चैप्टर नंबर 9 पर, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। उसमें तुम्हारा दिया गया अमोनिया। तो यार अमोनिया में भी वही काम करना है तुमको। पहली चीज़ क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, तुमको केमिकल रिएक्शन करना है। और तीसरी चीज़ तुमको क्या करना है, तुमको इसके टेस्ट कर लेना है। तो ध्यान रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, उसके बाद तुम्हारे जो इसके टेस्ट होंगे वो तुम टेस्ट कर लेना बस। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो तुम्हारा क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। एंड चैप्टर 9 के बाद तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर 10 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, तो यार नाइट्रिक एसिड में भी तुमको सेम प्रोसेस पे आना है। तुमको क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है, तुमको केमिकल रिएक्शन करना है। और इसके कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके से तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है, ये तुमको कर लेना है। फिर आफ्टर चैप्टर नंबर 10 तुमको आना है चैप्टर नंबर 11 पर। अगर मैं तुमसे बात करूँ चैप्टर नंबर 11 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यार H2SO4 में भी तुमको यही 3 काम करने हैं।
पहला काम क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा काम क्या करना है, तुमको केमिकल रिएक्शन करना। और तीसरा काम क्या करना है, इसके जो टेस्ट हैं उन सारे टेस्ट को देखना है कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारा H2SO4 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के साथ तुम्हारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, चैप्टर नंबर 11 ये क्या कवर अप हो जाता है। फिर यार नेक्स्ट तुमको आना है चैप्टर नंबर 12 में, जो कि है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो तुमको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं तुमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुमको बताऊं तो देखो तुमको कुछ चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तुमको दिया गया है अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है। फिर तुमको दिया गया है एल्केन्स के बारे में। फिर तुमको दिया गया है एल्कीन्स, देन एल्काइंस। फिर उसका तुमको अल्कोहल दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। तो यार इसमें देखो तुमको क्या क्या करना है। इसमें पहली चीज़ तुमको करनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ तुमको क्या करनी है, तुमको करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज़ तुमको करना है इसके जो भी एप्लीकेशन है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है वो करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट तुमको करना है इनका जो फॉर्मूला है और जो इनके कंपाउंड है उनको पढ़ना है। तो इसके जो फॉर्मूलास हो सकते हैं, इनके जो कंपाउंड हो सकते हैं वो पढ़ना है। और तुमको फिफ्थ पॉइंट पढ़ना है इन सारे कंपाउंड का IUPAC एंड आइसोमेरिज्म। IUPAC एंड आइसोमेरिज्म तो तुमको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। तो तुमको मैंने बताया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन मैंने तुमको बताया। इसके बाद तुमको मैंने इन कंपाउंड के लिए जो IUPAC आइसोमेरिज्म है ये बताया, और इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इनका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने तुमको बताया। तो ये चीज़ तुमको डेफिनेटली ज़रूर और ज़रूर पढ़ लेनी है। और अगर ये तुम पढ़ोगे तो यार तुम्हारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, तुम क्या है आसानी से कंप्लीट कर लोगे। तो यार बुक में तुमको कंपैरिजन भी दिया गया है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यार ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंपैरिजन है वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। और यार इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं तुमसे बात करूं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, तो देखो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है तुम्हारा IUPAC। क्या है, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म। तो यार तुम मान के चलो IUPAC 100% आएगा, भले ही तुम्हारे 2 क्वेश्चन आए लेकिन आएंगे ज़रूर। तो IUPAC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा आइसोमेरिज्म भी तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो तुम्हारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और तुम्हारा एप्लीकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। और यार एक चीज़ तुम्हारी रहेगी जो तुमको जरूर फोकस करनी है वो है तुम्हारा टेस्ट। जो इसके टेस्ट हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, अल्कोहल में कुछ तुम्हारे टेस्ट दिए गए हैं, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो तुमको टेस्ट करने हैं। अगर यार ये सारे टॉपिक्स तुम कवर कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली तुम काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। और तुमको मैंने एक चीज़ ये बताई थी, जो तुम्हारा ग्रीन वाली लाइन थी रिएक्शन को याद करने की, वो तुम्हारा होता है जनरल एक्सप्रेशन। तो तुमको एक जनरल एक्सप्रेशन करना है केमिकल रिएक्शन में, और उसका एटलीस्ट एक एग्जाम्पल करना है। अगर तुम एक जनरल एक्सप्रेशन करोगे, एक एग्जाम्पल करोगे, तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। तो यार इसी के साथ जो तुम्हारी कंप्लीट केमिस्ट्री है फॉर योर ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 ये कंप्लीट हो जाती है। और यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेके, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और किसी भी रिएक्शन को याद करने में प्रॉब्लम हो तो तुम वो भी बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।